हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी में। आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, टीसीपी आईपी लेयर्ड मॉडल। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि हमने पिछले 2 चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा है और आज का यह चैप्टर उनसे कैसे जुड़ा हुआ है। इससे आपको पूरी नेटवर्किंग का एक बड़ा और साफ चित्र समझ में आ जाएगा। चैप्टर 1 में हमने जाना कि डाटा कहाँ से इनिशिएट होता है, उसे कौन रिसीव करता है। चैप्टर 2 में हमने देखा कि यह डाटा किस मीडियम से होकर गुजरता है। अब चैप्टर 3 में हम जानेंगे कि डाटा किस नियम और किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। यह सब हम इस लेयर्ड मॉडल में समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अब नजर डालते हैं आज के रोड मैप पर कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसे हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें मुख्य टॉपिक्स होंगे प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्यों होती है और वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरी दुनिया के नेटवर्किंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ टीसीपी आईपी। इसके बाद हम थोड़ा पीछे जाएंगे और टीसीपी आईपी मॉडल के इतिहास को जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसे क्यों बनाया गया। नेक्स्ट लेयर्ड मॉडल। फिर हम टीसीपी आईपी मॉडल की सभी लेयर्स को एक एक करके समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 पर बात करेंगे, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फर्स्ट इज इनकैप्सुलेशन, सेकंड इज डीकैप्सुलेशन और लास्ट में क्विज क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल डिफाइनिंग हाउ डाटा शुड बी कम्युनिकेटेड बिटवीन डिवाइसेज ओवर ए नेटवर्क। यानी प्रोटोकॉल नियमों का एक ऐसा समूह है जो यह तय करता है कि नेटवर्क पर 2 डिवाइसेज आपस में डाटा ट्रांसफर या बातचीत कैसे करेंगे। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल्स आर द लैंग्वेजेज दैट कंप्यूटर यूज टू कम्युनिकेट। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे 2 इंसानों को बात करने के लिए कॉमन भाषा और कुछ नियमों, जैसे एक बार में एक ही बोलेगा, की जरूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर्स को भी बातचीत के लिए प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सिंस द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिफाइन द फंक्शन नीडेड फॉर कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर इतिहास की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के शुरुआती दिनों से ही इस बात की कोशिशें शुरू हो गई थी कि कंप्यूटर को आपस में बात कराने के लिए कौन कौन से फंक्शन की जरूरत होगी। These protocols were often developed by specific vendor such as IBM to be used with their own product। लेकिन उस समय की एक बड़ी समस्या यह थी, शुरुआत में ये सभी प्रोटोकॉल किसी एक खास कंपनी या वेंडर जैसे IBM के द्वारा बनाए जाते थे ताकि वे केवल अपने ही प्रोडक्ट्स के बीच इस्तेमाल कर सकें। इन्हें हम प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स कहते हैं। With a proprietary approach enabling communication between different vendors product was difficult। जब हर कंपनी अपना खुद का अलग नियम और प्रोटोकॉल बना रही थी तो मार्केट में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जैसे अगर अलग अलग कंपनी के डिवाइसेज हैं तो उनके बीच डाटा ट्रांसफर करना लगभग असंभव था। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि हमारे पास एप्पल का iMac है और दूसरी तरफ IBM का सर्वर है तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर भी बात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की भाषा बिल्कुल अलग थी। ईच यूजिंग इट्स ओन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स, IBM सर्वर वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ए रिक्वेस्ट फ्रॉम iMac। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया ना, iMac और IBM सर्वर दोनों आपस में कनेक्टेड है बट दोनों की लैंग्वेज अलग है, इसलिए दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम devices connected to them use standard vendor neutral protocols and technologies when they follow devices of all types are communicated with each other। इस समस्या का हल करने के लिए vendor neutral protocols and technology को लाया गया। इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टैंडर्ड नियम जो किसी एक कंपनी के हक में न हो बल्कि पूरी दुनिया के लिए ओपन हो। जब सभी कंपनियों ने इन कॉमन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना शुरू किया तो नतीजा यह हुआ कि अलग अलग प्रकार के सभी डिवाइसेज आपस में बिना किसी रुकावट के बात करने लगे। इसका बेहतरीन उदाहरण आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं, जैसे एन एप्पल मैकबुक कैन एक्सेस ए वेबसाइट होस्टेड ऑन लिनक्स वेब सर्वर। एक एप्पल मैकबुक यूजर बिना किसी परेशानी के किसी भी ऐसी वेबसाइट को ओपन कर सकता है जो किसी लिनक्स वेब सर्वर पर होस्ट की गई हो। नेक्स्ट एग्जांपल, पीसी रनिंग विंडो कैन सेंड एन ईमेल दैट कैन बी रीड ऑन ए स्मार्टफोन रनिंग ऑन एंड्रॉइड। आप अपने विंडो पीसी से ईमेल भेजते हैं और आपका दोस्त उसे अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर आसानी से पढ़ लेता है। इफ डिवाइसेस फॉलो द सेम स्टैंडर्ड दे कैन वर्क टुगेदर ऑन द नेटवर्क। यानी अगर नियम एक होंगे तो पूरी दुनिया आपस में जुड़ पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीसीपी आईपी के इतिहास के बारे में। अर्ली वर्क ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क दैट वुड बी इवॉल्व इनटू टुडेज इंटरनेट बिगन इन 1960। कंप्यूटर नेटवर्क पर शुरुआती काम 1960 के दशक में शुरू हो गया था जो आगे चलकर आज का विशाल इंटरनेट बना। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आरपा
Advanced Research Product Agency funded ARPANET, which came online in 1969 to connect mainframes at universities and labs. इसकी शुरुआत की थी अमेरिका रक्षा विभाग ने। उन्होंने ARPANET नाम के एक प्रोजेक्ट को फंड किया जो 1969 में ऑनलाइन आया। इसका मकसद यूनिवर्सिटीज और लैब्स में रखे बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना था। They originally used a protocol called NCP. NCP means Network Control Program. शुरुआत में ये कंप्यूटर आपस में बात करने के लिए एनसीपी नाम के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते थे। विंडकरिफ एंड बॉब खान, फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेट वर्किंग एट डार्पा, बिगन डेवलपिंग टीसीपी। टीसीपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम एज एन इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल इन 1974। विंडकैफ और बॉब खान, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेट भी कहा जाता है, ने 1974 में डार्पा में काम करते हुए टीसीपी को एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के रूप में डेवलप करना शुरू किया था। लेटर टीसीपी डिवाइडेड इनटू 2 प्रोटोकॉल्स। आगे चलकर इसी टीसीपी को 2 अलग अलग प्रोटोकॉल्स में बांट दिया गया। फर्स्ट इज टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सेकंड इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम आईपी बोलते हैं। These 2 protocols from the foundation of the protocol suite known as TCP/IP today। यही 2 प्रोटोकॉल मिलकर आज के पूरे TCP/IP प्रोटोकॉल सूट की मजबूत बुनियाद रखते हैं। TCP/IP become dominant over vendor proprietary solution at the time because it was published as a set of open standard that any vendor could implement and could run over many different types of network। अब सवाल यह उठता है कि मार्केट में मौजूद बाकी प्रोप्राइटरी समाधानों को छोड़कर टीसीपी/आईपी ही पूरी दुनिया में सबसे आगे क्यों निकल गया। इसका कारण बहुत साफ है, क्योंकि यह एक ओपन स्टैंडर्ड के रूप में पब्लिश किया गया था, जिसका मतलब था कि कोई भी कंपनी या वेंडर इसे मुफ्त में अपने डिवाइस में लागू कर सकता था और किसी प्रकार के नेटवर्क पर चल सकता था। यहाँ एक और जरूरी सवाल आता है, हु डिफाइन नेटवर्किंग स्टैंडर्ड। आखिर ये नियम तय कौन करता है। मोस्ट नेटवर्किंग स्टैंडर्ड आर डेवलप्ड बाय इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट बाय ए सिंगल वेंडर, विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंजीनियर्स एट मेनी कंपनीज। ये नियम किसी एक अकेले वेंडर या कंपनी द्वारा नहीं बनाए जाते, बल्कि इन्हें इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, जिसमें दुनिया भर की कंपनियों के टॉप इंजीनियर्स हिस्सा लेते हैं। आइए ऐसी 2 बड़ी और महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में जानते हैं जो इन नियमों को बनाती हैं। फर्स्ट है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। यह संस्था मुख्य रूप से उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करती है जो हमारे लैन यानी लोकल नेटवर्क में इस्तेमाल होती हैं। इसके सबसे पॉपुलर उदाहरण है ईथरनेट, जिसे हम 802.3 स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, जो हमारे केबल्स और वायर्ड नेटवर्क से जुड़ा है। सेकंड है वाईफाई, जिसे टेक्निकल भाषा में 802.11 स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, जिसके जरिए हम वायरलेस इंटरनेट चलाते हैं। नेक्स्ट आता है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ओपन कम्युनिटी दैट डिफाइंस प्रोटोकॉल्स यूज ऑन द इंटरनेट। यह एक ओपन कम्युनिटी है जो इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले कोर प्रोटोकॉल्स को डिफाइन और मेंटेन करती है। हम दिन भर में जितनी भी मुख्य प्रोटोकॉल्स का नाम सुनते हैं, जैसे TCP, IP, HTTP, ये सब वेबसाइट्स के लिए यूज होते हैं, ये सभी IETF द्वारा संभाले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, लेयर्ड मॉडल। नेटवर्क डू ए लॉट ऑफ डिफरेंट जॉब्स टू मूव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। लाइक जब डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है तो नेटवर्क को बैकग्राउंड में बहुत सारे अलग अलग काम करने पड़ते हैं, जैसे फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, डाटा को इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल्स में बदलना, लोकल डिलीवरी ऑन ए लैन, लैन के अंदर डाटा को सही तरह डिलीवर करना, राउटिंग ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में से डाटा के लिए सही रास्ता खोजना, एंड टू एंड कन्वर्जेशंस, सेंडर और रिसीवर के बीच बिना किसी गड़बड़ी की पूरी बातचीत को संभालना, लास्ट एप्लीकेशंस, अंत में उस डाटा को सही एप्लीकेशंस जैसे व्हाट्सएप या क्रोम तक पहुंचाना। ए मॉडल लेट अस ग्रुप रिलेटेड जॉब्स इनटू लेयर्स। अब इतने सारे काम अगर एक साथ किए जाएंगे तो सिस्टम बहुत जटिल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक जैसे कामों को अलग अलग लेयर के ग्रुप में बांट देते हैं। इसका नियम बहुत सीधा है, ईच लेयर हैज ए स्पेसिफिक रोल। हर लेयर का अपना एक फिक्स काम होता है। ईच लेयर यूजेस द सर्विस ऑफ द लेयर बिलो एंड प्रोवाइड सर्विस टू द लेयर अबव। हर लेयर अपने से ठीक नीचे वाली लेयर की सर्विस का इस्तेमाल करती है और अपने से ऊपर वाली लेयर को अपनी सर्विस प्रदान करती है। TCP/IP मॉडल इज ए 4-layer फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस हाउ डाटा ट्रेवल अक्रॉस नेटवर्क। यह एक 4-layer फ्रेमवर्क है जो पूरी तरह से यह डिफाइन करता है कि इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क पर डाटा कैसे ट्रेवल करेगा। इसमें फर्स्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जिसमें FTP, TFTP जैसे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। सेकंड लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें TCP, UDP जैसे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट लेयर एंड लास्ट इज नेटवर्क एक्सेस लेयर। इन सभी लेयर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में अभी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम TCP/IP मॉडल को एक बहुत ही मजेदार और आसान उदाहरण से समझेंगे, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पर बैठे हैं और आपको अपने दोस्त सोनू को एक लेटर भेजना है।
इसके लिए आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे? सबसे पहले आप एक पेपर पर अपना संदेश लिखते हैं, फिर उसे एक एनवलप में डालते हैं और उस पर सोनू के घर का पता लिखते हैं। इसके बाद आप अपनी कार उठाते हैं और उस एनवलप को अपने पास के पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा देते हैं। वहां से एक डिलीवरी वैन उस लेटर को आगे पहुंचा देती है। अब इस पूरी घटना में 4 मुख्य बातें छिपी हैं। फर्स्ट इज मैसेज इटसेल्फ, यानी वो संदेश जो आपने लिखा। सेकंड, हु शुड रीड इट, यानी घर के अंदर कौन सा व्यक्ति इसे पढ़ेगा, सोनू या सोनू की वाइफ। नेक्स्ट इज विच हाउस इट गोज टू, यानी सोनू के मकान का पता। एंड लास्ट, हाउ इट मूव्स अलोंग द रूट, यानी गाड़ी, ट्रक या सड़कें जिनके जरिए एनवेलप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। अब इस पूरी व्यवस्था को हम कंप्यूटर के टीसीपी आईपी मॉडल से कंपेयर करते हैं। यहाँ हर काम के लिए एक लेयर तय, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था, टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती हैं। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? द टेक्स्ट ऑफ द लेटर व्हाट यू वांट टू से, यह है आपके लेटर का टेक्स्ट, यानी आप असल में क्या कहना चाहते हैं। सेकंड लेयर हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको सेकंड इंसिडेंट से कंपेयर करते हैं। टू सोनू और टू सोनूज वाइफ इंडिकेट हु इनसाइड द हाउस शुड रीड द लेटर। एनवेलप पर हमने लिखा था जैसे सोनू, यह तय करता है कि घर के अंदर वो लेटर किसे मिलना चाहिए। तीसरी लेयर हमने पढ़ी थी इंटरनेट लेयर, इसको इंसिडेंट के थर्ड पॉइंट से कंपेयर करते हैं। इज द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द हाउस वेयर दैट पर्सन लिव्स, यह है सोनू के घर का डेस्टिनेशन एड्रेस या मान लो मकान नंबर। नेक्स्ट लेयर हमने पढ़ा था लोकल नेटवर्क लेयर, इसको हम इंसिडेंट के फोर्थ पॉइंट से कंपेयर करते हैं। विच हैंडल्स मूविंग द एनवेलप टू द नेक्स्ट स्टॉप ऑन द पाथ यूजिंग कार एंड ट्रक, यह लेयर संभालती है उस एनवेलप को एक स्टॉप से अगले स्टॉप तक कार या ट्रक के जरिए आगे बढ़ाना। इसमें मैं एक और लेयर ऐड कर देता हूं जिसका नाम है फिजिकल लेयर। इसका काम क्या है? द रोड्स दैट कैरी द कार्स एंड ट्रक्स, या फिर पाथ दैट द व्हीकल ट्रेवल। इसका मतलब जो उस एनवेलप को हैंडल कर रहे थे वो किस पाथ का यूज कर रहे थे। वी शुड कंबाइन फोर्थ एंड फिफ्थ लेयर दैट हु हैंडल्स द एनवेलप एंड ऑन विच पाथ। इस कॉन्सेप्ट को और आसान बनाने के लिए हम फोर्थ एंड फिफ्थ लेयर को आपस में कंबाइन कर देते हैं, यानी वो लेयर जो एनवेलप को संभालती है और वो रास्ते जिस पर गाड़ियां चलती हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम करती हैं। ईच लेयर टुगेदर टू डिलीवर द मैसेज बट ईच वन फोकस ऑन इट्स ओन टास्क दैट डज नॉट चेंज थ्रू आउट द जर्नी। नेटवर्किंग का नियम यह है कि ये सभी लेयर्स मिलकर एक मैसेज को डिलीवर तो करती हैं, लेकिन हर लेयर सिर्फ अपने काम पर फोकस करती है। पूरी जर्नी में कोई भी लेयर दूसरी लेयर के काम में दखल नहीं देती है। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी शुड चेंज लेटर टू डाटा, रोड टू नेटवर्क। आसान शब्दों में याद रखने के लिए यह मैपिंग सेट कर लो। लेटर का मतलब है डाटा और रोड का मतलब है नेटवर्क। अब हम उदाहरण से बाहर आते हैं और देखते हैं कि असली कंप्यूटर नेटवर्क में यह कहानी कैसे दिखती है। आपकी स्क्रीन पर एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। लेफ्ट साइड में यूजर का कंप्यूटर है PC1, राइट साइड में एक सर्वर है सर्वर 1 जिस पर वेब सर्वर और फाइल सर्वर चल रही है। बीच में हमारे पास 2 स्विच हैं, स्विच 1 और स्विच 2, और 2 राउटर हैं R1 और R2 जो आपस में फिजिकल केबल से जुड़े हुए हैं। डाटा को PC1 से सर्वर तक जाने के लिए अलग अलग पड़ाव से गुजरना पड़ता है। आइए देखते हैं कि यहाँ हमारी लेयर्स कैसे काम करती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर की लेयर से। PC1 इज रनिंग ए वेब क्लाइंट एप्लीकेशन, ए वेब ब्राउजर सच एज क्रोम। मान लीजिए PC1 पर यूजर ने गूगल क्रोम ओपन किया। सर्वर 1 इज रनिंग ए कपल ऑफ प्रोसेसेस, ए वेब सर्वर एंड ए फाइल सर्वर। दूसरी तरफ सर्वर 1 एक साथ कई काम कर रहा है, जैसे वेब सर्वर, फाइल सर्वर एक साथ प्रोसेस कर रहा है। PC1 यूजर वांट टू एक्सेस ए वेब पेज hosted on server 1, so the web client on PC1, let's say it Chrome needs to send a request to web server on server 1. That's the role of application layer. PC1 का यूजर सर्वर पर होस्ट किए गए एक वेब पेज को देखना चाहता है। मान लीजिए वो कोई आर्टिकल पढ़ना चाहता है। इसके लिए क्रोम ब्राउजर को सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी। यही काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। इट इंक्लूड्स प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेसेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा। यह एप्लीकेशन प्रोसेसेस के बीच कम्युनिकेशन कराने और डाटा को क्रिएट या इंटरप्रेट मतलब समझाने के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग ऑन सर्वर 1 लाइक फाइल सर्वर, वेब सर्वर। Then how can PC1 ensure that its request reaches the correct process on server 1? सर्वर पर तो वेब सर्वर भी चल रहा है, फाइल सर्वर भी चल रहा है, तो PC1 कैसे पक्का करेगा कि उसकी रिक्वेस्ट सीधे वेब सर्वर के पास ही जाए, फाइल सर्वर पर न भटके? That's the role of transport layer. Each process on server 1 has an associated transport port number. इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। सर्वर पर चल रही हर प्रोसेस या सर्विस का अपना एक फाइल नंबर होता है जिसे हम पोर्ट नंबर बोलते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर पर सोनू का कमरा अलग है और उसकी वाइफ का कमरा अलग। मान लेते हैं कि वेब सर्वर के लिए पोर्ट नंबर होता है 80
और फाइल सर्वर के लिए पोर्ट नंबर होता है 21। पोर्ट इज जस्ट ए नंबर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए प्रोसेस रनिंग ऑन होस्ट। पोर्ट सिर्फ नंबर है जिससे हमें ये पता चलता है कि होस्ट के ऊपर कौन सी प्रोसेस अभी रन हो रही है। द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेसेस such as the web browser on PC1 and web server on server 1 using port number। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम यही है कि पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करके PC1 के वेब ब्राउजर और सर्वर के वेब सर्वर के बीच एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन बना देता है। यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आ जाती है। समस्या क्या है? इवन इफ द मैसेज इज एड्रेस टू द करेक्ट पोर्ट ऑन सर्वर 1 we still have to make sure the message reaches server 1 in the first place। मान लीजिए हमें सही पोर्ट नंबर का पता चल गया, लेकिन हमें यह तो पक्का करना होगा कि हमारा मैसेज पूरे इंटरनेट या नेटवर्क में से ट्रैवल करके सबसे पहले उस सही सर्वर की बिल्डिंग तक पहुंचे। सर्वर 1 हैज एन आईपी एड्रेस फॉर दैट पर्पज। एग्जाम्पल आईपी एड्रेस इज 10.1.1.1। यहीं पर एंट्री होती है हमारी इंटरनेट लेयर की। जैसे सोनू के घर का पता था, वैसे ही सर्वर 1 का एक यूनिक पता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। मान लेते हैं कि वो है 10.1.1.1। By addressing its message to server 1's IP address, PC1 tells the router in the path which host the message should be delivered to। इंटरनेट लेयर आईपी एड्रेस और राउटर का इस्तेमाल करके सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा पहुंचाने का काम करती है। There are several devices between PC1 and server 1 and we make sure that the message is properly passed along between them। That's the role of internet layer। It provides end-to-end communication between host from the source host to the destination host using IP address and routers। तो मैंने आपको पहले बताया ना कि आईपी एड्रेस और राउटर्स का यूज करके सोर्स से डेस्टिनेशन तक मैसेज को डिलीवर करती है। There are several devices between PC1 and server 1। We make sure that the message is properly passed along between them। PC1 और सर्वर के बीच कई सारे डिवाइसेज होते हैं, जैसे स्विच, राउटर। डाटा को एक एक डिवाइस से होकर गुजरना पड़ता है। That's the role of local network layer। Using protocols at this layer such as Ethernet, each device is send message to the next on the local network। यह काम संभालती है हमारी लोकल नेटवर्क लेयर। यह लोकल प्रोटोकॉल जैसे इथरनेट की मदद से मैसेज को अगले पड़ोसी डिवाइस पर फॉरवर्ड करती है। जैसे PC1 to R1 via switch 1, R1 forwarded R2 and finally R2 forwarded server 1 via switch 2। The local network layer provide hope to hope delivery within a local network using MAC addresses and switch। लोकल नेटवर्क लेयर लोकल नेटवर्क के अंदर मैक एड्रेस और स्विचेस का उपयोग करके होप टू होप डिलीवरी संभालती है। अब ये होप टू होप क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल लेयर। ऑल ऑफ दीज केबल्स कनेक्टिंग द डिवाइसेज एंड द ट्रांसीवर ऑन द डिवाइस दैट ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल। हम जितनी भी केबल्स, तार या ट्रांसीवर देखते हैं जो सिग्नल्स को भेजने और रिसीव करने का काम करते हैं, ये सभी इसी लेयर का हिस्सा हैं। द फिजिकल लेयर सेंड्स bits as electrical, optical and radio signal over the physical medium। यह लेयर हमारी डाटा को सिग्नल्स में बदल देती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और कॉपर यूटीपी केबल्स। अगर तांबे का तार है मतलब कॉपर यूटीपी है तो डाटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा। ऑप्टिकल सिग्नल्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अगर फाइबर केबल है तो डाटा लाइट या ऑप्टिकल सिग्नल्स में बदलेगा। रेडियो सिग्नल्स ओवर वायरलेस वाईफाई कनेक्शन। अगर वाईफाई है तो डाटा रेडियो सिग्नल्स के रूप में हवा में ट्रेवल करेगा। अब हम एक एक करके इन्हें और गहराई से समझते हैं। इससे पहले बात करते हैं फिजिकल लेयर की। द फिजिकल लेयर इज आल्सो कॉल्ड लेयर 1 and is responsible for sending and receiving bits as electrical, optical और radio signal over the medium। फिजिकल लेयर को लेयर 1 भी कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा, इसका मुख्य काम मीडियम के ऊपर बिट्स को इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या रेडियो सिग्नल्स के रूप में सेंड और रिसीव करना होता है। इट डिफाइन थिंग्स लाइक केबल्स, कनेक्टर्स, सिग्नल लेवल, लिंक स्पीड्स, ऑल आर फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यह लेयर कम्युनिकेशन के सभी फिजिकल पहलुओं को डिफाइन करती है, जैसे केबल के प्रकार, कनेक्टर्स का डिजाइन, सिग्नल्स का वोल्टेज लेवल और डाटा की स्पीड। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके कॉपर यूटीपी केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वाईफाई रेडियोज एंड एंटीनाज। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर 2 की। लोकल नेटवर्क लेयर इज आल्सो कॉल्ड लेयर 2। दिस लेयर प्रोवाइड होप टू होप डिलीवरी ऑफ मैसेज ऑन ए लोकल नेटवर्क। इस मॉडल में लोकल नेटवर्क लेयर को लेयर 2 या लिंक लेयर कहा जाता है। यह लोकल नेटवर्क पर होप टू होप डिलीवरी देती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज होप। होप क्या होता है? ए होप इज वन स्टेप अलोंग द पाथ बिटवीन टू डिवाइसेज फ्रॉम वन राउटर और होस्ट टू नेक्स्ट राउटर और होस्ट इन द पाथ। होप का मतलब है रास्ते में एक राउटर या होस्ट से अगले राउटर या होस्ट तक का एक कदम। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। When PC1 sends a message to server 1, how many hops are there?
जब PC1 से सर्वर 1 तक मैसेज जाता है तो रास्ते में कितने होप आते हैं? इस डायग्राम में देखो, होप क्या होता है? राउटर या होस्ट से अगले राउटर या होस्ट तक का एक कदम। ये आपका PC1 है, इसको हम होस्ट बोलते हैं। ये आपका राउटर 1 है। अब PC1 से राउटर 1 या राउटर 1 से राउटर 2 या राउटर 2 से सर्वर 1 तक कितने होप हो गए? PC1 से राउटर 1 1, राउटर 1 से राउटर 2 2, राउटर 2 से सर्वर 1 3। तो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, यहाँ टोटल 3 होप है। स्विचेस डज नॉट काउंट एज होप बिकॉज स्विचेस जस्ट एक्सटेंड द लोकल नेटवर्क अलाउइंग मल्टीपल डिवाइसेस टू कनेक्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्विच को होप में नहीं गिना जाता, क्योंकि स्विच लोकल नेटवर्क का दायरा बढ़ाते हैं, वे नया नेटवर्क नहीं बनाते। स्विचेस के पास काफी ज्यादा इंटरफेसेस होते हैं या फिर काफी ज्यादा पोर्ट्स होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा एंड होस्ट को कनेक्ट करने के काम आते हैं, ठीक है, इसलिए इनको होप में काउंट नहीं किया जा सकता। लेयर 2 यूजेस मैक। MAC means Media Access Control addresses to identify interfaces. Every LAN has a unique MAC address for that specific interface. यह लेयर इंटरफेसेस को पहचानने के लिए MAC एड्रेस का इस्तेमाल करती है और हर इंटरफेस का अपना एक यूनिक MAC एड्रेस होता है। MAC एड्रेस की डिटेल इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। MAC एड्रेस क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। R1 and R2 have multiple interfaces connected to the network. R1 और R2 क्या है? राउटर है। इनके पास मल्टीपल इंटरफेस होते हैं जिनसे काफी ज्यादा नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। पिछली स्लाइड्स में हमने समझा कि नेटवर्क में होप्स क्या होते हैं। अब इस डायग्राम को और ध्यान से देखिए। यहाँ राउटर्स R1 और R2 पर आपको हरे रंग के छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे G1, G2, G1, G2। ये असल में राउटर्स के फिजिकल पोर्ट या इंटरफेसेज हैं जहां हमारी केबल्स आकर जुड़ती हैं। इंटरनेट पर डाटा किस रफ्तार से और किस एड्रेस के सहारे इन इंटरफेसेस से होकर गुजरता है, इसे एक एक लेयर के नजरिए से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, G1 for Gigabit Ethernet 1 and G2 for Gigabit Ethernet 2, meaning these interfaces operate at a speed of 1 GB per second। यहाँ G1 का मतलब है Gigabit Ethernet 1 और G2 का मतलब है Gigabit Ethernet 2। इसका मतलब यह है कि ये इंटरफेसेस बहुत ही हाई स्पीड है और 1 GB पर सेकंड की रफ्तार से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ डाटा मूव कैसे करता है। PC1 sends the message to the MAC address of R1's G1 interface. That's the interface that will receive PC1's message। जब PC1 अपना मैसेज आगे भेजता है तो वह उसे सीधे सर्वर पर नहीं फेंकता, वह मैसेज को राउटर 1 के G1 इंटरफेस के MAC एड्रेस पर सेंड करता है। मान लीजिए ये आपका PC1 है, इसने कोई डाटा भेजा इसके ऊपर R1 के ऊपर, तो डाटा रिसीव कहाँ पे होगा? R1 के G1 इंटरफेस के ऊपर डाटा रिसीव होगा, यानी R1 का G1 इंटरफेस ही PC के मैसेज को सबसे पहले रिसीव करेगा। R1 sends the message to the MAC address of R2 G01 interface and R2 send the message to the MAC address of server 1's interface। इसके बाद R1 उस मैसेज को आगे बढ़ाते हुए R2 के J1 इंटरफेस के MAC एड्रेस पर सेंड करता है और अंत में R2 उस मैसेज को सर्वर 1 के इंटरफेस के MAC एड्रेस पर डिलीवर कर देता है। तो PC1 से जो मैसेज आया वो कहाँ पे रिसीव हुआ? R1 के J1 इंटरफेस पर। R1 ने अपने J2 इंटरफेस से कहाँ पे मैसेज को सेंड किया? R2 के G1 इंटरफेस पर। R2 के G1 इंटरफेस ने इस मैसेज को रिसीव किया और फिर R2 ने अपने G2 इंटरफेस से सर्वर के पास मैसेज सेंड कर दिया। तो इस तरह से आपका मैसेज PC1 से सर्वर के पास पहुंच गया। नेक्स्ट इज इंटरनेट लेयर। दिस लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड डिलीवरी बिटवीन होस्ट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। इस लेयर का मुख्य काम है एंड टू एंड डिलीवरी प्रदान करना। वी कॉल इट एंड टू एंड बिकॉज इट फोकस ऑन गेटिंग द मैसेज फ्रॉम द सोर्स होस्ट all the way to the final destination host instead of worrying about each individual hop in the middle। इसे हम end to end क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लेयर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में कितने स्विचेज या राउटर आ रहे हैं। इसका एकमात्र फोकस यह होता है कि मैसेज सोर्स होस्ट मतलब सेंडर से निकलकर सीधे फाइनल डेस्टिनेशन होस्ट मतलब रिसीवर तक पहुंच जाए। इट यूजेस IP एड्रेसेस टू आइडेंटिफाई होस्ट इन द नेटवर्क। होस्ट की पहचान करने के लिए यह लेयर IP एड्रेसेस का इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जांपल, server 1 has a IP address 10.1.1.1. So when PC1 send a message to server 1, it address the message to server 1's IP address। मान लो हमारे सर्वर का IP एड्रेस है 10.1.1.1। जब PC1 सर्वर को कोई मैसेज भेजता है तो वह एनवेलप पर डेस्टिनेशन एड्रेस के रूप में सर्वर 1 का यही IP एड्रेस लिख लेता है। IP एड्रेस लिखने के बाद उसको सेंड करता है। राउटर्स ऑपरेट मेनली एट दिस लेयर यूजिंग द मैसेज डेस्टिनेशन IP एड्रेस टू फॉरवर्ड द मैसेज टुवर्ड्स इट्स फाइनल डेस्टिनेशन होस्ट। रास्ते में आने वाले राउटर्स इसी डेस्टिनेशन IP एड्रेस को पढ़ते हैं और मैसेज को सही रास्ता दिखाते चलते हैं
ताकि वह अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच सके। इसमें कहने का मतलब है कि मैसेज पर डेस्टिनेशन होस्ट का आईपी एड्रेस लिखा रहता है और राउटर्स की मदद से वो मैसेज फाइनल डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंच जाता है। प्रोटोकॉल्स एट दिस लेयर IP, IPv4, IP वर्जन 4, IPv6 मीन्स IP वर्जन 6 एंड ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो इस लेयर पर मुख्य रूप से दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, IPv4, IPv6 जो एड्रेस और राउटिंग में मदद करते हैं और ICMP जो नेटवर्क में एरर चेकिंग के काम आता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेसेस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेस टू प्रोसेस और सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन। इस लेयर का काम है एप्लीकेशन प्रोसेसेस के बीच एंड टू एंड कम्युनिकेशन कराना, इसलिए इसे टेक्निकल भाषा में प्रोसेस टू प्रोसेस या सर्विस टू सर्विस भी कहा जाता है। इफ सर्वर वन रिसीव ए मैसेज, इट नीड्स ए वे टू नो विच ऑफ दीज सर्विस शुड रिसीव द मैसेज। दिस लेयर यूजेस पोर्ट नंबर टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑन ईच होस्ट। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, अगर सर्वर को कोई मैसेज मिलता है तो उसे यह जानने की जरूरत होती है कि यह मैसेज वेब सर्वर के लिए आया है या फाइल सर्वर के लिए। इसके लिए यह लेयर हर होस्ट पर चल रहे प्रोसेस को पहचानने के लिए पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करती है। इस लेयर का मेन काम है पोर्ट नंबर प्रोवाइड करवाना ताकि आप सही एड्रेस तक जा सको। लेयर 4 रन्स मेनली ऑन द कम्युनिकेटिंग होस्ट लाइक PC1, सर्वर 1। लेयर 4 मुख्य रूप से कम्युनिकेटिंग होस्ट जैसे PC1 या सर्वर 1 पर ही रन करती है, बीच में राउटर्स को इससे कोई मतलब नहीं होता है। प्रोटोकॉल्स यूज्ड ऑन दिस लेयर इज UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल एंड TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे ऊपर की लेयर पर, एप्लीकेशन लेयर। दिस इज वेयर नेटवर्क कम्युनिकेशन मीट एप्लीकेशंस। दिस इज नोन एज लेयर 7। इसे कुछ मॉडल्स में लेयर 7 भी कहा जाता है। यह वो जगह है जहां हमारा नेटवर्क सीधे यूजर की एप्लीकेशन से मिलता है। इस लेयर डिफाइंस हाउ एप्लीकेशन प्रोसेसेस फॉर्मेट, सेंड एंड इंटरप्रेट डाटा। यह लेयर तय करती है कि एप्लीकेशन का डाटा किस फॉर्मेट में होगा, कैसे सेंड किया जाएगा और उसे कैसे समझा जाएगा। When Chrome and PC1 sends a request to the web server process on the server 1, it uses an application layer protocol such as HTTP to format and send the message, and that same protocol tells the web server how to interpret the message it received. जब आप PC1 पर Chrome ब्राउजर से सर्वर के वेब ब्राउजर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वहां HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। HTTP ही यह तय करता है कि मैसेज का फॉर्मेट क्या होगा ताकि सर्वर उसे आसानी से समझ सके। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपका डाटा तैयार होता है। मान लीजिए आप कोई आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, आप कोई फोटो देखना चाहते हैं, उन सब का फॉर्मेट आपका एप्लीकेशन लेयर के ऊपर तैयार होता है। फॉर ब्राउजिंग वेब पेजेस वी यूज HTTP और मोर ऑफन इट्स सिक्योर वर्जन HTTPS। आज के समय में वेब पेजेस को सुरक्षित तरीके से ब्राउज करने के लिए हम HTTP की सुरक्षित वर्जन यानी HTTPS का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कोई वेबसाइट ओपन करते होगे तो आपको दिख भी जाता होगा वहां पे HTTPS लिखा हुआ। For file transfer, we use FTP, TFTP और another similar protocol and email uses its own protocol। अगर आपको नेटवर्क पर कोई फाइल ट्रांसफर करनी हो तो हम FTP या TFTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल भेजने के लिए इसके अपने अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे SMTP, इसका यूज करते हैं हम ईमेल भेजने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 1 यहाँ समाप्त होता है। आज हमने बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ पांचों लेयर्स के काम करने के तरीके को गहराई से समझ लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में अपने विचार या सवाल जरूर लिखें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में जहाँ हम इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।